शिक्षा के गलियारे से सियासत में पद पैर रखने वाले शिक्षाविद और जो है अब वर्तमान में राजनेता भी हैं हमारे साथ, जो गुरुजी के नाम से बहुत लोग उन्हें पुकारते हैं। और अवध ओझा जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। अब फिलहाल वो दिल्ली के पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक लोगों के जहन में एक सवाल है सर कि आपने राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया सर, और किस नेता से आम आदमी पार्टी में आपका संपर्क हुआ था पहले सर? गांधी जी लॉयर थे जी, राजनीति में आए। सीआर दास लॉयर थे, राजनीति में आए। और बड़े बड़े लॉयर थे। मतलब जिस वक्त सीआर दास, चित्तरंजन दास जब राजनीति में आए तो एक हियरिंग का वो 50,000 रुपये उस वक्त, ना 1920 के आसपास की बात बता रहा हूँ। जी, कितनी बड़ी स्थिति पे थे वो। बिल्कुल सर। लेकिन वो राजनीति में आए। क्यों? क्योंकि उनको एहसास हुआ कि आज देश को हमारी ज़रूरत है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समाज के एक अहम स्थान पर बैठा हुआ है, वो विजनरी होता है, दूरदर्शी होता है। उसको पता होता है कि आज देश को किस, जैसे मेरे पिता को पता था। मेरे पिता ने खेत पर ध्यान नहीं दिया। हमारे गांव में एक से एक लंबरदार थे, जिनके पास 200-200 बीघा खेत था। उन्होंने अपने बच्चों को कायदे से, कहीं पढ़े लिख ले हैं तो कौन गवर्नर हो जी है। लेकिन मेरे पिता ने कहा नहीं, पढ़ाओ, खेत बेचकर पढ़ाओ। यही होता है विजन और ना विजन होना। तो जब विजनरी नेता देश में आएगा तो देश का विकास होगा। सर, आपका राजनीति में आना और अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई थी या मनीष सिसोदिया से, इस पर कयास लगाया जाता है सर, तो किससे संपर्क हुआ सबसे पहले? दोनों में से किसी आदमी से बात नहीं हुई थी। हमारे एक मित्र हैं, डालास में रहते हैं, अमेरिका में जी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया 28 तारीख को, 28-27 जो भी किया हो, कि अवध भाई ऐसा है कि उन्होंने एक लाइन बोली मुझसे, कहा राजनीति की देवी आपके दरवाजे पे खड़ी है। मैंने कहा खोल देता हूँ अगर ऐसी बात है तो। और फिर उन्होंने मेरी लंबी बातचीत हुई उनसे, और फिर मैं गया, मुझे केजरीवाल जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप राजनीति करिए, उन्होंने कहा शिक्षा के संबंध में मुझे आपसे कुछ सहयोग की आशा है, मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ आएँ। और मैंने हाँ कर दी तुरंत। अब चुनाव एक तरीके से एक परीक्षा है आपके लिए सर, और जैसे विद्यार्थियों की परीक्षा होती है, कुछ घबराहट होती है चुनाव, वो इस तरीके से चुनाव में आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, कुछ घबराहट फील कर रहे हैं या कैसे इसको डील कर रहे हैं सर? वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, अवध ओझा आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो जिस आदमी को लड़ने की कला पता है, हम कौन से राजा परिवार में पैदा हुए थे, हमारा बाप क्लर्क था, उसने हमें कहा कि संघर्ष को अपनी मौज बना लो, दुनिया की कोई चुनौती तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तो ये सब तो छोटी मोटी चुनौतियां हैं, अगर ये मुझे विचलित करने लगेंगी तो फिर जीवन तो, ये तो शुरुआत है, तो कोई घबराहट नहीं है। हाँ, एक बात को लेकर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिस चीज़ को लेकर मैं राजनीति में आया हूँ, अपने उद्देश्य को लेकर, कहीं मतलब उस उद्देश्य को लेकर मैं बहुत ज़्यादा जागरूक रहता हूँ कि मेरा वो उद्देश्य मुझसे भटकने ना पाए। शिक्षा 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 और शिक्षा। जी, तो राजनीति में आने के बाद शिक्षा को बेहतर करने के लिए सर कुछ आपने रोड मैप तैयार किया होगा सर? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ध्यान और योग और गीता, ये 3 चीज़ स्कूलों में कंपलसरी की जाए, पब्लिक के अनुमति से। मतलब एक हम रेफरेंडम कराएं, एक हम ओपिनियन पोल कराएं, और हम बताएं कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। जैसे गीता में एक सूत्र दिया हुआ है कि विवेक कैसे बढ़ता है। कोई दुनिया में स्कूल कॉलेज विद्यालय ये दावा नहीं कर सकता कि मैं विवेक बढ़ा सकता हूं, ये गीता में है। 2 सूत्र दिए हैं, एक सेवा का सूत्र, जो सेवा करेगा उसका अहंकार घटेगा। अगर विवेक बढ़ाना है तो अहंकार कम कर लो। और एक इंद्रिय संयम का सूत्र, 2 सूत्र गीता में दिया हुआ है। और जिसका विवेक बढ़ गया वो स्वामी हो जाएगा, किसका? इंद्रियों का। और जो स्वामी और विवेक दोनों हो जाएगा वो आनंद की स्थिति में आ जाएगा। ऐसे आदमी को हम बोलते हैं स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल बिल्कुल सर,
जी। तो सर एक चीज़ जानकारी और कि अभी राजनीति में आने के बाद अब तक का ये जो चुनावी प्रचार चल रहा है, अब तक का सफ़र कैसा रहा और लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है सर? क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों के बीच में जाते होंगे सर, तो कहीं ना कहीं उनको भी मोटिवेट करते होंगे। कितना प्रभावित हो रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? मैं पथ प्रदर्शक हूँ। मैं तो मोटिवेशन को बोलता हूँ लड़कों को, मैंने कहा यार बॉडी वॉडी बनाओ, एक्सरसाइज करो, ध्यान करो, योग करो, ताकतवर मन और ताकतवर शरीर को जंगल में शेर को मोटिवेशन की कहाँ जरूरत है? मोटिवेशन हिरन की जरूरत है, शेर की जरूरत नहीं है। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। आज आपने शायद हमारी रैली नहीं देखी? रैली देखी सर, बहुत भीड़ और बहुत अच्छे विजुअल्स मिले सर। हाँ, तो वो परमात्मा के बड़ा असीम कृपा है। और घर घर से सबसे बड़ी बात है ना कि हर घर से बच्चे मुझसे जुड़ गए हैं। अच्छा। तो वो जो बच्चे मुझसे जुड़ गए हैं, तो बच्चे जुड़ गए तो माँ बाप भी जुड़ गए। लोग आते हैं, अरे भैया हमारी बेटी, भैया आपका एक वीडियो देखी भैया, हमको भेजी भैया, अरे भैया नमस्कार भैया। तो अब जब इस तरह से लोग मिल रहे हैं तो उत्साह बढ़ना स्वाभाविक है। तो युवाओं का पूरा सपोर्ट मिल रहा है सर आपको। तो क्या जिनको आपने पढ़ाया है सर, वो आज यूथ आपके प्रचार प्रसार में कहीं कुछ भूमिका निभा रहे हैं सर? भूमिका ये लोग बैठे हुए हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़े हुए हैं मुझसे, ये मुझसे इतिहास पढ़े हुए हैं। बाहर एक लड़का है, कमर्शियल पायलट है, प्रिंस, गोरखपुर से आया है। तो वो अभी छुट्टी लेकर अपने मतलब जो उसका पायलट का कोर्स चल रहा है वहाँ से छुट्टी लेकर आया है। ऐसे बड़े सारे लड़के हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सर इस कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी शिक्षा को, मतलब टीचिंग को और राजनीति को सर? तो कहीं इस दोनों के बीच में कुछ परेशानी या प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ पे सर? नहीं, मेरा एक रूटीन है कि मुझे घंटा 2 घंटा डेली पढ़ना ही है। अभी इलेक्शन के दौर चल रहा है तो कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता है, तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिर भी आप मेरे कमरे में अगर चलेंगे तो वहाँ 2-4 किताबें बिस्तर पे पढ़ी हुई हैं। उसमें एक रामचरितमानस पढ़ी है और द पावर ऑफ नाउ पढ़ी है। तो 2-3 किताबें पढ़ी हुई हैं। किताब नहीं छोड़ सकते भैया, सब छोड़ सकते हैं दुनिया में। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझको मांगने पर कोई भीख भी नहीं देता। मेरे जीवन को बदला है सिर्फ ज्ञान, शिक्षा ने और किताबों ने, उनको नहीं छोड़ सकते। जी सर, अभी जो है पटपटगंज विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के बच्चों के लिए, यूथ के लिए आपने कुछ घोषणा की है कि कुछ लाइब्रेरी चलाएंगे या फिर कुछ मोटिवेशनल चीज़ें करेंगे, क्या है योजना? नहीं, योजना ये है कि चुनाव के बाद संस्था स्थापित करेंगे जिसमें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी, काउंसलिंग करी जाएगी। मेन चीज़ है काउंसलिंग, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, गाइडेंस दी जाएगी। भाई कोई लड़का नीट की तैयारी कर रहा है तो उसे बताया जाएगा कि बेटा पहले चरण में क्या करना है, दूसरे चरण में क्या करना है। और कुछ परीक्षाओं की कोचिंग भी दी जाएगी, पटपटगंज के लोगों के लिए निःशुल्क होगी। जी। राजनीति को देखते हुए सर युवाओं से क्या कहना चाहेंगे सर? युवाओं से कहेंगे खूब पढ़ो और सुभाष चंद्र बोस की तरह बनो, IAS क्वालिफाई करो और फिर देश की राजनीति करो, देश की मुख्य धारा में आओ। ये देश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर तुम किसी का इंतजार करोगे तो कभी कभी सिर्फ इंतजार ही करता रह जाता, आदमी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो आज शिक्षित युवाओं की इस देश को ज़रूरत है। सर दिल्ली की राजनीति में सर अभी अरविंद केजरीवाल ने हालांकि पहले योजनाएं घोषित की फ्री की, अब जो विभिन्न पार्टियां हैं वो भी इस तरीके की घोषणा कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली की राजनीति जो है फ्री की चीज़ों पर होगी सर? भैया एक पानी की बोतल है बिस्लेरी, तो बहुत चली वो। तो जब वो बहुत चली तो लोगों ने उस पर बी जो लिखा था उसको वी में बना के बिस्लेरी कर दिया। जी हाँ, कर दिया ना। वो नहीं चल रही है। नकल करने से कुछ नहीं होता। तो अगर आपको करना ही था तो आप जिन राज्यों में शासन कर रहे थे वहां करते पहले। बीजेपी 20 राज्यों में है, कर दे। यूपी में पहले 1 साल पहले कर देती, यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट जाता कि भाई यूपी में भैया बिजली माफ कर दिया भैया, मध्य प्रदेश में माफ कर दिया भैया, है। तो और कुछ उदाहरण आपके पास तो शासन है ही है ना इन राज्यों का, आप कर देते। आपको किसने मना किया? तो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की बहनों को अपने भाई केजरीवाल पे बहुत भरोसा है और वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है बिन दूल्हे की बारात की तरह है सर। सीएम का चेहरा नहीं प्रेजेंट किया है सर, तो कैसे देखते हैं इसे सर? भैया जब आपको पता है कि दूल्हा अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, उनको भी पता है, तो डबल दूल्हा लाने की क्या जरूरत है? जब ये स्पष्ट है
वो बेचारे समझदार लोग हैं। आप लोग कोई बात ऐसे पूछ लेते हो, आप उनकी समझ देखो, इसको कहते हैं विवेक। उनको पता है यार कोई फायदा है नहीं, केजरीवाल 60+ सीट फिर लेकर आके फिर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो जब फायदा ही नहीं तो फालतू में क्या जरूरत है किसी को डिक्लेयर करने। लेकिन कई राज्यों में बीजेपी ने जो है प्रधानमंत्री के नाम फेस पर चुनाव लड़ा सर, विधानसभा चुनाव जीता, और कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यही तरीका जो है दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री के नाम पे अयोध्या काहे हार गए? वहाँ तो ज़्यादा उनको वोट मिलना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। प्रयागराज उनकी सबसे अच्छी सीट हुआ करती थी भाजपा की, वहाँ भी तो मोदी जी का नाम चल रहा था कि वहाँ मोदी जी नहीं गए थे, गए तो होंगे ही। हाँ, तो ये सब कहने की बातें हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे अवध ओझा जी को, उन्होंने हमारे साथ जो है तमाम राजनीतिक व अन्य पहलुओं पर बात की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ ETV भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।